हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। ये क्लास 10th की ज्योग्राफी है और पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। पार्ट 2 में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट का मतलब सीधा सा यहाँ पर है कि जो आपके पास रिसोर्सेज है ना, चाहे वो नेचुरल हैं चाहे वो ह्यूमन मेड है, आपको उसका अब कंजर्वेशन करना है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। अब ज़रूरत है कंजर्वेशन की। देखिए, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज़ फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए। एंड इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। और ऐसा माना भी जाता था कि रिसोर्सेज जो है ना, ये नेचुरल रिसोर्सेज, ये फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है। और सोचिए, जब आपको कोई चीज़ फ्री मिलती है तो आप कितने केयरलेसली उसका यूज़ करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ है, हम लोगों के थ्रू ह्यूमन बींग्स ने इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया है जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। और उसकी वजह से देखो क्या क्या प्रॉब्लम हो गई है। डेप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। डेप्लेशन यानी डिक्रीज होना। रिसोर्सेज, अब आप बोल सकते हो कि इनकी जो क्वालिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही है और ये रिसोर्सेज भी डिक्रीज हो रहे हैं। क्वालिटी तो हो ही रही है बट रिसोर्सेज भी डिक्रीज हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं, इनकी ग्रीड के कारण, इनके लालच के कारण। दूसरा, अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। इसकी वजह से रिसोर्सेज का अक्यूमुलेशन, कलेक्शन कुछ ही हाथों में चला गया है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, हैव और हैव नॉट्स में, यानी रिच में और पुअर में। और टाइम के साथ ये गैप ना, हम जितना कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गैप और उतना बढ़ता जा रहा है। आगे देखते हैं और कौन सी प्रॉब्लम हुई है जो मेन है। देखिए, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। और इस केयरलेस एक्सप्लॉयटेशन जो हमने कर लिया है रिसोर्सेज का, उसकी वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डेप्लेशन, आप सब लोग इसके साथ फैमिलियर हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, कितनी सारी नेचुरली प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देखो, नेचुरली का मतलब नेचर के साथ कितनी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं जिसका कारण हम लोग हैं। हमारी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। अब हम ही को इनका सोल्यूशन करना है। आई डोंट थिंक कि हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, बट हम लोग इसको डिक्रीज करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। एंड जो ये है, अब क्या होगा? एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। तो अब हमें चाहिए कि इन रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बनी रहे। ठीक है, हम लोग अच्छे से रहें, अच्छे से चीज़ों का यूज़ करें, ग्लोबल पीस बना रहे। एंड इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डेप्लेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कॉन्टीन्यूज। लेकिन अगर ये ट्रेंड जो भी चल रहा है ना, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट का आप बोल सकते हो, रिसोर्सेज की डेप्लेशन का, ये अगर चलता रहा ट्रेंड कुछ इंडिविजुअल्स और कंट्रीज़ के थ्रू, तो फिर हमारी प्लानट डेंजर में आ जाएगी, फ्यूचर में आ जाएगी, क्या अभी भी है ही डेंजर में। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. इसीलिए हमको ज़रूरत है प्लानिंग करने की, रिसोर्स के प्लानिंग की ज़रूरत है। ठीक है, अब रिसोर्स की प्लानिंग की ज़रूरत है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आप चीज़ों का ऐसे यूज़ करो कि आपके काम तो आ ही आए, फ्यूचर के भी काम आए, फ्यूचर जनरेशन्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। कि ऐसा डेवलपमेंट करो, ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करो कि आप एनवायरनमेंट को हार्म कम से कम कर पाएँ, या ना करें तो और भी अच्छा है। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। वो भी जैसे हम लोग फ्रीली और ईज़िली यूज़ कर रहे हैं, उनको भी ऐसे ही यूज़ करने के लिए मिले। तो हुआ क्या? देखा, इन सब की वजह से ग्लोबली लीडर्स में बड़ी चर्चा हुई और सबको ये चिंता हुई कि भाई कुछ तो हमें करना चाहिए।
तो इसीलिए रियो डी जेनेरियो जो कि आपको मिलेगा ब्राज़ील में, विच इज़ इन साउथ अमेरिका, तो एक समिट हुआ जिसका नाम दिया अर्थ समिट, 1992 में हुआ। यहाँ पर जब जून 1992 में 100 से ज़्यादा हेड्स ऑफ स्टेट्स मिले रियो डी जेनेरियो में फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, और ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। एंड द समिट was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development। तो देखिए ये जो मीटिंग हुई थी ना, ये बेसिकली आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस और जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो हमारा डेली लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो समिट है वो बुलाई गई, कन्वेंट की गई, मतलब कि मीटिंग करना, मिलना, ठीक है, ओके। तो अब हुआ क्या, द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। तो जितने भी लीडर असेंबल हुए थे वहाँ पर, उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया जो कि था ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज पे और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है जैविक विविधता, क्योंकि आपको तो पता ही है इंडिया में तो है ही है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और भी जगह है, पूरी दुनिया में है ना। और हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर चीज़ में आपको देखने को मिलेगी। और जो ये रियो कन्वेंशन है, एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, तो इसने, हम बोल सकते हैं कि जो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स होते हैं, वैश्विक के जो आपके जंगल से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं, उसको इसने एंडोर्स किया। एंडोर्स किया मतलब सपोर्ट किया, और एक एजेंडा 21 अडॉप्ट किया। अब एजेंडा 21 अडॉप्ट क्यों किया? फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 21st सेंचुरी तक क्या कर ले, डेवलप कर ले। इसीलिए इसका नाम है एजेंडा 21, कि 21st सेंचुरी तक ये लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर लें। तो एजेंडा 21 क्या है, चलो देख लेते हैं। एजेंडा 21 ये एक डेक्लेरेशन है जिसको वर्ल्ड के लीडर्स ने 1992 में जब अर्थ समिट हुआ था, कहाँ पे बोल सकते हो, अर्थ समिट का जो दूसरा नाम है ना, कॉमन, वैसे कॉमन नेम तो अर्थ समिट है, बट इसका जो दूसरा है वो था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। इसका जो कॉमन नेम है वो अर्थ समिट ही है। आप ये मत सोचिएगा कि ये कुछ अलग है, अर्थ समिट कुछ और है, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, और इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एम था कि हमें जो है 21st सेंचुरी तक ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है। और ये एक एजेंडा था कि हम कॉम्बेट कर पाएँ, फाइट कर पाएँ एनवायरमेंटल डैमेज जो हो रहा है, गरीबी, पोवर्टी, डिसीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन और डिसीज़, इन सब के साथ भी हम कॉम्बैट करें। लेकिन कैसे कॉम्बैट करेंगे, एक बात बताइए, कैसे कॉम्बैट करेंगे? तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कि ये तो नहीं कि सिर्फ एक इंडिया ही काम करेगा और पूरे ग्लोबली वो ठीक हो जाएगा। सबको जो है साथ रहकर कॉपरेट करना पड़ेगा। तो ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, तो जो पूरा कॉमन इंटरेस्ट है सबके, उस पर ग्लोबल कॉपरेशन होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक ही कंट्री काम कर रही है, म्यूचुअल नीड्स पे कॉपरेशन होना चाहिए, और आपस में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। एक और बात यहाँ पर थी कि वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21, एक और मेजर ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो एजेंडा 21 का, वो था कि लोकल गवर्नमेंट्स भी अपने वहाँ पर एक लोकल एजेंडा 21 को ड्रॉ कर ले। ठीक है, तो ये था आपका एजेंडा 21। अब ज़रूरत आती प्लानिंग की, क्योंकि हमने रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया है कि अब वो डेप्लेशन होने लगा है रिसोर्सेज का। ओके, अब हमें ज़रूरत है रिसोर्स प्लानिंग की। प्लानिंग देखिए, आप लोग, बहुत सारे लोग प्लानिंग करते हैं, अपने पूरा डे बाय डे शेड्यूल्ड रहते हैं। और हम लोग जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो तब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, सब लोग करते हैं प्लानिंग। अगर कोई नहीं करता है तो उसे भी एक दिन प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर आप डे अपना आप बोल सकते हो, ठीक है, डे को सेट कर लेते हैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो आप डे के उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलोगे, आप देखोगे, आप रियलाइज़ करोगे कि कंपैरिजन अगर आप लास्ट डे से करोगे जिसमें प्लानिंग नहीं की थी आपने, आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगेगा उसमें, प्लानिंग वाले डे में।
ठीक है। तो ये एक जुडिशियस यूज़ होगा रिसोर्सेज का अगर हम प्लानिंग करते हैं। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया, और इसकी इम्पोर्टेंस तब बढ़ जाती है जब इंडिया जैसे देश में ऐसा कुछ हो रहा हो विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इतने ज़्यादा इनॉर्मस डाइवर्सिटी है, इतना ज़्यादा इनॉर्मस, इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज का। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कुछ रीजन्स तो ये ऐसे हैं जिसमें रिच हैं वो कुछ टाइप्स के रिसोर्सेज में, हाँ कुछ में रिच हैं तो कुछ में डेफिशिएंट भी हैं, लैक भी है रिसोर्सेज का। देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट। कुछ रीजन्स इतने अच्छे हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट हैं, अपने लिए खुद से अपना इनफ कर लेते हैं, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। और कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनके पास आप बोल सकते शॉर्टेज है रिसोर्सेज की। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स में तो रिच है, शायद दूसरी चीज़ों में रिच ना हो। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश के पास अबंडेंस ऑफ वाटर है ना, वाटर रिसोर्सेज है, बट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे। आप कुछ भी देख लो, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इन सारी चीज़ों में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है वो वहाँ पर नहीं है। द स्टेट ऑफ राजस्थान, अब राजस्थान की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा वेल एंडोव्ड है। वेल एंडोव्ड का मतलब क्या होता है कि सुविधा संपन्न होना सोलर और विंड एनर्जी के साथ, लेकिन वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज नहीं है, आप खुद सोच सकते हैं। और द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख का जो कोल्ड डेजर्ट है रिलेटिवली वो आपको ऐसा लगेगा कि रेस्ट ऑफ द कंट्री से आइसोलेटेड जैसा लगेगा, अकेला सा लगेगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर और जो रेस्ट स्टेट्स हैं उससे थोड़ा सा अलग एनवायरनमेंट है ना। कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख, आप सोचो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख, तो सोचो वैसे ही उसका हर चीज़ अलग हो जानी है। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, उसके पास इतना ज़्यादा कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन वहाँ पे वाटर की कमी है क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है ना। आपको पता है डेजर्ट चाहे हॉट हो कोल्ड हो, वाटर की कमी तो होगी ही होगी, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग। और इस सबसे हमें क्या लगता है कि हमारे पास एक बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग होना चाहिए, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे। तो चलिए देख लेते हैं हमारी इंडिया में कैसी प्लानिंग होती है रिसोर्स की और कैसे हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। तो देखिए, रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले आप क्या करते हो, आप आइडेंटिफिकेशन करते हो, ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करते हो कहाँ पर आपके रिसोर्सेज हैं, फिर इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज लिस्ट बनाते हो। और ये सब किसकी वजह से करते हो, सर्वे करके, मैपिंग करके, क्वालिटी क्वांटिटी एस्टिमेशन लेकर, और मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्सेज का मेजरमेंट करके, ठीक है। पहला स्टेप ये होता है। अगर आप सब चीज़ें पता चल गई, अब दूसरा आप क्या करोगे, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाओगे कि ठीक है कि इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, कौन से स्किल की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप होगा उसके बाद, और फिर आप अपने जो ये भी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो इम्प्लीमेंट करोगे। फाइनली जब आपने ये सब कर लिया, थर्ड, अब आपको यही चीज़ मैच करनी है अपने नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ आपके स्टेट में अगर ये रिसोर्सेज हैं तो आप अपने स्टेट के लिए ही काम करोगे, नहीं, आपको अब उसको बैलेंस करके पूरी कंट्री में क्या करना है, डिवाइड करना है। इसीलिए आपको नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ भी अपने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को मैच करना होगा। So India has made concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after the independence. तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा जॉइंट एफर्ट्स, कंसर्टेड का मतलब है कि जॉइंट एफर्ट्स दिए हैं इन गोल्स को अचीव करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो इंडिपेंडेंस के बाद से ही फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च हुए थे। अब आप मुझे बताओगे कि जो फर्स्ट 5-year प्लान है वो कब लॉन्च हुआ था, किस ईयर में लॉन्च हुआ था और उसका एम क्या था। ऐसे ही अगर आप करोगे तो ही आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके पास पहुंचेगी। अब देखिए, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। ये तो बात सच है ना कि जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है
वो डेवलपमेंट, किसी रीजन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। लेकिन आपके पास रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन आपके पास उस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है, उस टाइप के इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन भी तो सेटअप करने पड़ेंगे ना, क्योंकि हर कोई इंसान तो नहीं जा सकता, उसके लिए आपको एक अलग से इंस्टीट्यूशन, संस्था बनानी पड़ेगी। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका डेवलपमेंट हिंडर हो सकता है। यानी हिंडर का मतलब है कि और डिफ़िकल्ट हो सकता है। there are many regions in our country that are rich in resources but these are included in economically backward regions। देखो होता कि कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो आपके रिसोर्सेज में तो बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन अगर इकोनॉमिकली उनको देखें तो वो बैकवर्ड रीजन्स में आएंगे। ऐसे ही कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं बट वो अच्छी इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ या स्टेट्स रीजन में क्या होते हैं, काउंट होते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपको नेम बताना है ऐसे सिचुएशन में जो स्टेट रीजन जो भी आते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब हुआ क्या हमारे वहाँ, द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवील्स, जो हम किसी के अंडर में थे, चाहे वो हम ब्रिटिश के अंडर में या किसी और के अंडर में, ये क्या रिवील करती है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा रिच रिसोर्सेज थे और इन कॉलोनीज़ ने कोई और पर्पज़ नहीं था इनका, इनका सिर्फ पर्पज़ था इतने ज़्यादा रिच रिसोर्सेज हैं और इसका हमें क्या करना है, यूज़ करना है। यही मेन अट्रैक्शन था फॉरेन इन्वेडर्स का, जो बाहर से आक्रमणकारी आए। इट वॉज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ कोलोनाइजिंग कंट्रीज। यही उनका प्राइमरीली का मतलब यही मेन था कि उनके पास हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था कोलोनाइजिंग कंट्रीज़ के पास। ठीक है, जिनकी वजह से उन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉइट किया रिसोर्सेज का अदर रीजन्स में और अपने आप को सुप्रीम कर लिया। ठीक है, देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। इसीलिए रिसोर्स जो है का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब आपके पास उस टाइप की टेक्नोलॉजी हो, उस टाइप के स्किल्स हो, उस टाइप के इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आते रहें। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कोलोनाइजेशन। इंडिया ने ये सारी चीज़ें क्या की है, एक्सपीरियंस की है अलग अलग कोलोनाइजेशन के फेजेस में। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experiences of the people। इसका मतलब है कि इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें फेस कर ली हैं, डिफरेंट फेजेस कोलोनाइजेशन के फेस किए हैं। तो इंडिया में डेवलपमेंट अगर जनरली आप बोले रिसोर्स डेवलपमेंट और डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट इन्वॉल्व अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, बट यहाँ पर टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि एट लास्ट इवेंचुअली ह्यूमन रिसोर्स जो है वो मेन रिसोर्स है, एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, ये भी ज़रूरी हैं रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए या डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कोई एक चीज़ ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपके पास ज़रूरत होनी चाहिए। आपके पास वेल स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए लोगों के पास। गेट इट? ये तो थी आपकी प्लानिंग, आप कैसे प्लान कर सकते हैं। अब बात आती है कंजर्वेशन की। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए, लेकिन इरेशनल कंजप्शन, जब आप इरेशनल कंजम्पशन करते हो ना, मतलब कि डिसबैलेंस एंड ओवर यूटिलाइजेशन करते हो रिसोर्सेज का, इसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब कि आपको कल्चरली या फिर आपको डेली लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, आपके इकोनॉमिक जो सिस्टम है, इकोलॉजी जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, वो डिसबैलेंस हो सकता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। और इन सब को ओवरकम करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज़ इम्पॉर्टेंट। हर एक लेवल पे रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ लीडर्स, और यही मेन कंसर्न है लीडर्स का, थिंकर्स का, जो पास्ट में रह चुके थे। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी वॉज वेरी एप्ट। गांधी जी बड़े ही आप बोल सकते हैं एप्ट का मतलब बड़े ही सूटेबल थे या बड़े ही
ठीक है, एप्ट का मतलब है कि सूटेबल थे अपनी वॉइस को कंसर्न करने के लिए, वॉइसिंग हिज कंसर्न, ठीक है, अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में वो बहुत कुछ बोलते थे और उन्होंने एक चीज़ बोली है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। मतलब कि सभी के लिए हमारी अर्थ के पास है, सबकी नीड पूरा करने के लिए हमारी अर्थ के पास है, लेकिन किसी एक के लालच के लिए हमारी अर्थ के पास बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level। तो गांधी जी ने जो ये डिसबैलेंस हुआ है रिसोर्सेज में, ये ग्रीडी, सेल्फिश इंडिविजुअल्स, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन सब को उन्होंने मेन कारण बताया हुआ है रिसोर्स डेप्लेशन का ग्लोबल लेवल पे। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। वो क्या थे? मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे। मतलब कि हमारे रिसोर्सेज के थ्रू कितना डिसबैलेंस हो रहा है और कितना मास प्रोडक्शन हो रहा है रिसोर्सेज का बिना फ्यूचर का ध्यान दिए, तो वो इसके अगेंस्ट थे। लेकिन वो चाहते थे कि हाँ, हमारे रिसोर्सेज को, हमारे जो भी चीज़ें हमारे लिए बनाई जा रही हैं वो मासेस के थ्रू बनाए जाएं। इसका मतलब थोड़ा और नॉर्मल में देख लो, वो चाहते थे कि रिसोर्सेज का मास प्रोडक्शन ना हो, बल्कि हम जो मास हैं, हम जो लोग हैं, उनके थ्रू, पार्टिसिपेशन के थ्रू रिसोर्सेज का प्रोडक्शन हो। ठीक है, बहुत डिफरेंस है ये बात बोलने में। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखिए, एट द इंटरनेशनल लेवल एक क्लब ऑफ रोम है, इसने एडवोकेट किया है रिसोर्स कंजर्वेशन को फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे, जो कि था 1968 में। और सब्सिक्वेंटली उसके बाद 1974 गांधीयन फिलॉसफी एक बार फिर से प्रेजेंट हुई थी स्मचर इन हिज बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। इनकी एक बुक थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, इसमें द सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशन, तो जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है विथ रेस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वॉज मेड बाय द ब्रुनलैंड कमीशन रिपोर्ट। तो ये किसके थ्रू बनी है? ये बनी है ब्रुनलैंड कमीशन रिपोर्ट के थ्रू 1987 में। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन अ बुक। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इसके बाद एक बुक में क्या हुआ, पब्लिश हुआ। उस बुक का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। अनदर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड एट द अर्थ समिट। और इसके बाद 1992 में तब जाके एक ग्लोबल लेवल पे आप बोल सकते हो मीटिंग हुई है, अर्थ समिट, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। ठीक है, तो ये था पार्ट 2। अब हम पार्ट 3 में लैंड रिसोर्सेज की बात करेंगे, कैसे लैंड डिग्रेड हो रही है और कैसे हम इसे फिर से ट्रीट कर सकते हैं कंजर्व करने के लिए। ओके, सो तब तक के लिए टेक केयर।